हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विक्रम पर स्वागत करते हैं। गाइस, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक का मैथ फ्री करवाऊंगा यूट्यूब पर, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए गाइस, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, उसको शुरू करने जा रहे हैं। देखो, चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातों का पता होना चाहिए जो इसमें काम आने वाली हैं। तो हम उन बातों के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमें कुछ नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम में हम नंबर को डिवाइड करेंगे, अर्थात नंबर का क्लासिफिकेशंस के बारे में सीखेंगे, जो इस चैप्टर में हमें बहुत ही मदद करेगा। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में सीखते हैं। नेचुरल नंबर जिनको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, ये वे संख्याएं होती है जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिली हैं। इन संख्याओं को हम 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे तक चलती है। अब आपसे कोई ये बोले कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताएं, तो आप नहीं बता सकते। हाँ, छोटी बताई जा सकती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं, होल नंबर। इसको हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसकी शुरुआत हम 0 से करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी संख्याएं अनंत तक चलती हैं, ठीक है। ऐसे ही तीसरी संख्या, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर देखो, 2 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक और इसको बोलते हैं ऋणात्मक। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंटीजर आखिर होता क्या है। देखो, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन के बारे में, जिसका बीच वाला पॉइंट 0 होता है। 1, 2 अगर ऐसे मैं लगाऊं तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ऐसे ही ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ऐसे इस साइड करूँ तो मैं -1, -2, -3, -4 और ऐसे ही ये -इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। इसी के अंदर ही हम इन संख्याओं को 2 भागों में विभाजित करेंगे। जैसे पहली जो ये संख्या होती हैं, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो आप इनको धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। और अगर इस पार्ट की हम बात करें तो इसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। देखो, नंबर सिस्टम के बारे में बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो संख्याएं वो एक्चुअली कितने प्रकार की होती हैं। तो मैंने आपको बताया एक नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे शुरू होती हैं। एक संख्याएं होल नंबर होती है, जिनको हिंदी में पूर्ण संख्याएँ बोलते हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे इन्फिनिटी तक चलती हैं। और ऐसे इंटीजर्स नंबर होते हैं जो 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। फिर हमने उनको नंबर लाइन पर दर्शाया कि जो धनात्मक होते हैं उनको हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं और ऋणात्मक होते हैं उनको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्योंकि ये जो टर्म है, हिंदी की जो टर्म है या इंग्लिश की जो टर्म है, ये आपको क्वेश्चन में एज मिलेंगी, तो इसलिए इनको समझाना बहुत ज़रूरी है। आगे अगर संख्या की बात करूँ तो मैं प्रीमेय संख्याएं,
परिमेय संख्या, गाइस इसको इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं। आप इसके बारे में ज़रूर जानते हो क्योंकि 8वीं 9वीं 10वीं हर क्लास में इसका जिक्र मिलता है। तो थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता, और p और क्यू आर इंटीजर्स होते हैं। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 2। आप बोलोगे 2 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो मैं कहूँगा कि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। इस हिसाब से p की जो वैल्यू हो गई 2 और q की वैल्यू हो गई 1, तो ये हमारी p/q के रूप में हो गई। इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि 2 एक परिमेय संख्याएँ हैं। जैसे √4 का मान सभी को पता है कि 2 होता है, और 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की, तो अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो, जैसे √3 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता, तो इसको अपरिमेय संख्या की श्रेणी में डाला गया। तो गाइज़ हम नंबर का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय इकाई के बारे में बता देता हूँ। ये क्या होती है कि a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ R की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल हो सकती है, और B से छोटी होगी हमेशा। गाइज जो भाज्य होता है वो हमेशा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के रूप के होता है। जैसे अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, ये 3 टाइम्स गया तो नीचे 6 लिखेंगे, शेषफल हमारा रहेगा 1, तो इसको हम शेषफल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भागफल। ये हमारा रहेगा भाज्य, और ये हमारा होता है भाजक। इसी तरह हमारा भाज्य जो होगा वो a लिख सकते हैं हम उसको, और रिमाइंडर को हम r लिख सकते हैं, और भागफल को हम q लिख सकते हैं, और जो हमारा भाजक होगा वो b होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो r हमारा भागफल है, शेषफल है, वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। देखो यहाँ पर 2 है तो उससे छोटा ही मिलेगा, यहाँ पर 1 आया है, या 0 से इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो 1 आया है। कई बार क्या होता है, हम 2 को जैसे 6 को 2 से विभाजित करते तो उस केस में हमारे पास शेषफल 0 आता, तो r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट प्रश्नावली 1.1 पर आते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। चलो गाइज पहला क्वेश्चन करते हैं। 135 और 225। सबसे पहले इसमें हमें ये देखना होता है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको पता है कि 225 बड़ा है 135 से। जो बड़ी संख्या होती है उसको हम भाज्य मान लेते हैं, तो हम इसको भाज्य मान लेते हैं, और हमारा जो भाजक होगा वो 135 हो जाएगा। अब इसको भाग करते हैं, जैसे हम बचपन में किया करते थे। ये 1 पर गया तो हम इसको 135 लिखेंगे नीचे। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो भाजक हो गया वो 90 हो गया, और भाज्य हो गया वो 135 हो जाएगा। अब इसको भाग करेंगे तो ये फिर से 1 पर जाएगा और 90 इधर आ जाएगा। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 45। अब हमारा भाजक हो जाएगा 45 और भाज्य हो जाएगा 90। अब गाइज आपको पता है कि ये 2 पर पूरा चला जाएगा,
तो हमारा शेषफल 0 रह जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से होगा वो क्या होगा कि हमारा जो a बराबर होता है वो बी क्यू प्लस आर के रूप का होता है। तो हम जो फर्स्ट केस है हमारा उसमें लिखेंगे कि हमारा जो a जो कि हमने क्या माना है भाज्य है, जो हमारा भाज्य था वो कितना था 225 और हमारा भाजक 135 था और वो भागफल हमारा 1 था। तो हमारा शेषफल पहले केस में कितना बचा था 90। ठीक है। अब हमारा जो भाजक होता है वो हमारा भाज्य बन जाता है और शेषफल से हम भाग करते हैं। तो दूसरे केस में भी 1 पर ही गया था तो हमारा शेषफल कितना बचा था 45। अब हमारा जो भाजक होता है वो फिर से भाज्य बन जाता है और हमारा शेषफल भाजक बन जाता है। फिर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 पर गया और आपको पता है कि अब की बार 0 शेषफल बता। जब 0 शेषफल बच जाए तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारा HCF होगा वो वही होता है जहाँ लास्ट टाइम हमें भाजक से भाग किया गया था। मतलब हमारा जो HCF होगा वो कितना होगा 45। तो गाइज अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट का 196 और 38,220 हमें जैसा कि आपको पता है कि HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम भाज्य को लिखते हैं और हमारा भाजक रहेगा 196। आप ये मत सोचना कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको पता होगा कि भाजक को हम डिवाइज़र बोलते हैं और भाज्य को डिविडेंड और भागफल को कोशेंट और शेषफल को रिमाइंडर। ये छोटी छोटी टर्म गाइज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आप 10वीं कक्षा का मैथ पढ़ रहे हो, इसीलिए। तो हर बात ज़रूरी नहीं कि मैं इंग्लिश में बोलूँ या हर बात ज़रूरी नहीं कि मैं हिंदी में ही बोलूँ, कुछ बातें इंग्लिश की भी बोली जा सकती हैं। तो आप कोऑपरेट करें प्लीज़। अब हम इसको वन टाइम करेंगे तो हमारा 196 इधर लिखा जाएगा। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है 6 आएगा, इधर 8 आएगा और इधर 1 बचेगा। अब ऊपर से हम उतारेंगे 2 और 0। तो अभी भी ये जा सकता है, आपको इसको भाग करके देखना पड़ेगा। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो ये 9 टाइम पर जाएगा क्योंकि 10 टाइम करेंगे तो 1960 हो जाएगा जो 1862 से बड़ा हो जाएगा और 9 टाइम करेंगे तो ये 1764 आ जाएगा अपना। ठीक है। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 8 और यहाँ 9 आ जाएगा और ऊपर से हमारा 0 उतर जाएगा। अब गाइस ये 5 टाइम पर पूरा भाग हो जाएगा तो हमारा शेषफल 0 रह जाएगा। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के रूप में लिखने के लिए हमें पता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा a जिसको हम बोलते हैं क्या भाज्य, वो हमारा कितना था 38,220 और क्यू हमारा क्या b हमारा क्या होता है भाजक 196 और हमारा भागफल जो कि क्यू वो कितना है 195 और हमारा शेषफल कितना है 0। गाइस जब शेषफल 0 आ जाए तो हमारा HCF वही होता है जो हमारा लास्ट टाइम जो हमारा भाजक था। तो हमारा भाजक आप देख सकते हो यहाँ पर कितना है 196। तो हमारी b की वैल्यू HCF होती है तो इस हिसाब से हमारा जो HCF निकल के आया वो कितना आया 196। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो गाइस अब हम करते हैं 1.1 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें बड़ा कौन सा। तो आपको पता है कि 867 बड़ा है 255 से, तो इस हिसाब से हमारा जो भाज्य हो जाएगा वो 867 हो जाएगा और हम 255 से उसको भाग देंगे जो कि हमारा भाजक है। आपको पता है कि अब इसको जब भाग करके देखेंगे तो हमारा 3 पर चला जाएगा। तो 3 पर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 765। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ बचेगा 2 0 और 1। अब आपको पता है कि जो
हमारा भाज्य होता है उसको हम भाज्य बना लेंगे। 255 यहाँ लिखेंगे। अब 102 से उसको भाग करेंगे। अब आपको पता है कि 2 पर जाएगा तो ये आ जाएगा 204। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 51। अब 102 को यहाँ लिखेंगे। अब आपको पता है गाइस 2 पर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 102। 51 2 टाइम्स कितना होता है 102। अब हमारा शेषफल कितना निकल के आया 0। तो अगर इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर जो कि हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के रूप के लिखने का तरीका है उसके हिसाब से लिखेंगे तो a हमारा क्या रहेगा। फर्स्ट केस में हमारा a रहेगा 867 बराबर b हमारा, तो जिससे हम भाग करते हैं 255 प्लस कितने टाइम गया 3 और सॉरी इनटू और प्लस हमारा होगा शेषफल 102। सेकंड टाइम आपको पता है गाइज कि हम भाजक को भाज्य बना लेते हैं तो हमारा a की वैल्यू हो जाएगी 255 और 102 से हम उसको भाग करेंगे जो हमारा 2 टाइम पर जाएगा और हमारा शेषफल कितना निकल के आया इधर 51। सेकंड केस में रहेगा 102 हमारा क्या रहेगा भाज्य a की वैल्यू और बराबर 51 इंटू 2 टाइम्स जाएगा और हमारा शेषफल कितना आ जाएगा 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाए तो हमारा HCF वही होता है जो लास्ट टाइम हमारा भाजक रहा है। तो हमारा भाजक कितना है 51। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। करते हैं सेकंड क्वेश्चन। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पॉजिटिव ओड इंटीजर्स 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक अथवा इंटीजर्स है। देखो गाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लेट कर लेते हैं लेट a इज पॉजिटिव ओड इंटीजर। हिंदी में हम बोलेंगे माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है क्या a। और हमने a क्या मान लिया है एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो गाइज आपको पता है कि a बराबर BQ + R होता है और जो R की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या 0 के इक्वल और B से हमेशा छोटी होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा रफ काम करके दिखाता हूँ इधर। जैसे हमने सबसे पहले 17 को भाग दिया 6 से तो आपको पता है ये 2 पर जाएगा तो 12 आ गया, इधर 5 लेफ्ट। तो आप देख रहे हो कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 17 बराबर 6 × 2 + 5। या इसको अगर मैं 17 को a कहूँ और 6 हमारे पास है और इनटू 2 को हम बोल सकते हैं q और +5। तो आप देख रहे हो गाइस जो हमने प्रूव करना है वो हमारा इसी में है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो b की वैल्यू है वो हमारी 6 है। b की वैल्यू क्या है 6 और जो हमारा r होगा वो हमेशा b से छोटा होगा। तो हम r की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं 1 2 3 4 और 5। गाइस जब हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में r की वैल्यू को पुट करते हैं और हमारी b की वैल्यू 6 है तो हमें प्राप्त होता है कि a बराबर 6q + 0। एक केस ये बनता है। और जब हम r की वैल्यू 1 लेते हैं तब a बराबर 6q + 1। 2 लेंगे तब a बराबर 6q + 2। 3 लेंगे तब a बराबर 6q
प्लस 3, 4 लेंगे तब a बराबर 6 प्लस 4 और 5 लेंगे तब a बराबर 6 प्लस 5। क्योंकि सवाल में बोला गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। देखो हमें यहाँ पर जो a की वैल्यू लेनी है वो पॉजिटिव ओड इंटीजर लेनी है। जैसे मैं अगर a की वैल्यू 12 ले लेता हूँ जो कि पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो आप देखोगे कि ये 2 पर पूरा डिवाइड हो जाएगा और शेषफल 0 देगा। शेषफल 0 किस केस में दिया? जब हमने a की वैल्यू क्या ली? a की वैल्यू जब हमने एक धनात्मक समपूर्णांक ली। तो इसका मतलब इसने बोला क्या है कि हमने लेनी है लेट a इज़ ए पॉजिटिव ओड इंटीजर, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक। तो जब हम इसको इवन लेंगे तो ये इसके रूप का नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इवन वाले जिसमें शेषफल इवन बचता है उसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको और इसको। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a इज़ ए पॉजिटिव ओड इंटीजर a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 3 और a बराबर 6q प्लस 5 के रूप का होगा। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। गाइज अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।